विल स्टार्ट लिमिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस है ना, जिसपे जेई में हर साल फिक्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि लिमिट्स पे क्वेश्चन आते हैं। लिमिट एक ऐसी चीज है जिससे हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं, जिससे हम इंटीग्रेशन भी करते हैं, है ना। तो लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्चुअली मैं कहूं ना तो कैलकुलस क्या है, हम कैलकुलस को अलजेब्रा से अलग कैसे करते हैं? क्या चीज है जिसने कैलकुलस को अलजेब्रा से अलग कर दिया? जैसे हम बोलते हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम अलजेब्रा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलग कैसे कर देते हैं? तो हम बोलते हैं उसमें पॉइंट ले लेते हैं हम। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि हमने कैलकुलस को अलजेब्रा से अलग कैसे किया? क्या था जिसने अलजेब्रा और कैलकुलस में डिफरेंशिएटिंग लाइन क्रिएट करी? तो हम कहते हैं वो कौन है? लिमिट्स। लिमिट्स थी जिसने इन दोनों को अलग अलग किया कि अलजेब्रा अलग है और कैलकुलस अलग है। कैसे देखो समझाता हूं। जेनो उन्होंने पैराडॉक्स दिए। उन्होंने बताया कि से मैं यहां खड़ा हूं फॉर एग्जांपल, है ना, और मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से सामने एक दीवार है उस तरफ जा रहा हूं, मैं चलूंगा तो ऑब्वियसली कुछ समय बाद मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। लेकिन अगर जेनो के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर हम सोचें, तो जेनो का कहना है कि आपका अगर अभी इनिशियल डिस्टेंस डी था तो कुछ समय बाद d/2 हो जाएगा, कुछ समय बाद उसका भी आधा हो जाएगा, कुछ समय बाद उसका भी आधा हो जाएगा। डी का आधा 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 हाफ 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 हम करते जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं हमारा डिस्टेंस, हमने n स्टेप्स लगाई, n स्टेप्स बार आधा 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 होता गया तो d/2 की पावर n आया। तो मैं अभी उस दीवार से d/2 की पावर n डिस्टेंस पर हूं, और सिंस d तो जीरो है नहीं, तो नॉन जीरो बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो इज नॉट जीरो। तो मैं तो दीवार तक पहुंचा ही नहीं, तो पहुंचा ही नहीं दीवार तक, क्योंकि मैं तो हर बार अपने डिस्टेंस को आधा कर रहा हूं और मेरा डिस्टेंस आधा होते जा रहा है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नॉन जीरो नंबर का हाफ जीरो नहीं हो सकता। अब अलजेब्रा आंसर नहीं दे पाया। अलजेब्रा के पास इसके लिए कोई आंसर था नहीं ना, कि इसको कैसे डिफाइन करें कि क्या सच में अगर मैं वहां नहीं पहुंच रहा होता तो शायद अलजेब्रा सही होता, लेकिन मैं वहां पहुंच जाता हूं। मैं अगर एक जैसी स्पीड से चल रहा हूं तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना, पर यह चीज जीरो हो नहीं रही क्योंकि डी जीरो नहीं है, तो यह चीज जीरो नहीं हो रही। ये एक पैराडॉक्स था, जबकि प्रैक्टिकली तो हम अगर चलते हुए जाते हैं तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं ना। सेम चीज दूसरी एक और बात, उन्होंने एग्जाम्पल किसी और शायद एरो का लिया था, मैं अभी आपको अलग तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक कार है ए पर और एक कार है बी पर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, इधर ही, ये भी इधर ही जा रही है ना, दोनों लीनियरली सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम ही डायरेक्शन है। ए की स्पीड बी से ज्यादा है, यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, दोनों एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, लेकिन ए की स्पीड बी से ज्यादा है। कुछ समय बाद ए बी को ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ऑब्वियसली, नहीं तो कभी ओवरटेक होता ही नहीं अगर हम ऐसा करते तो अगर हमारी स्पीड किसी दूसरी कार से ज्यादा है तो उसको ओवरटेक कर लेते हैं कुछ समय बाद, ठीक है। जेनो का कहना है नहीं होगा ऐसा। जब आपकी कार बी की जो पोजीशन थी जब शुरू हुए थे तब वहां पहुंची, बी वहीं था क्या? क्यों? तो चल रहा था, वो तो यहां पहुंच गया, मान लो बी यहां पहुंच गया। अब ए ने बोला कि इसके पास पहुंच जाता हूं, बी यहीं मिला उसको, कहां पहुंचा? आगे चला गया। ए यहां पहुंचा, बी यहीं मिला, कब तक होता रहेगा? हमेशा यही चलता रहेगा, हमेशा यही चलता रहेगा। जब जब ए बी तक पहुंचा तब तक बी अपनी जगह से आगे निकल गया, फिर तो ओवरटेक होना ही नहीं चाहिए कभी। पॉइंट इसका अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो फिर तो ओवरटेक की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, जब ए बी तक पहुंचता है बी आगे निकल चुका होता है। तो क्या हुआ, हम एक्चुअली में ओवरटेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कर पाते हैं। इस थ्योरी से जो हम बात कर रहे हैं इसके हिसाब से हमें क्या लग रहा है कि हम कभी ओवरटेक करेंगे।
बात आती है यहाँ पर, अब इंट्रोड्यूस किया गया कैलकुलस। एल्जेब्रा जब भी बात करता है तो वो फाइनाइट स्टेप्स में बात कर रहा है। ये जो बातें हो रही है कितनी स्टेप्स में हो रही है? फाइनाइट स्टेप्स। जब हमने कैलकुलस इंट्रोड्यूस किया तो हमने कहा वो स्टेप्स कितनी बार हुई? इनफाइनाइट बार। और जब हम उस पास जाने वाली प्रोसेस को कितनी बार कर रहे हैं? इनफाइनाइट बार कर रहे हैं। जब हम अपने डिस्टेंस को आधा कितनी बार कर रहे हैं? इनफाइनाइट बार। तो इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू। और वो लिमिटिंग वैल्यू फिर कितनी हो जाती है? इसलिए हम उस दीवार तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम एल्जेब्रा बात करते हैं तो हम कभी भी नहीं बोलते कि हम इनफाइनाइट बार वो काम कर रहे हैं। और जब हम कैलकुलस की बात करेंगे तो हम उसको कितनी बार रिपीट करते जा रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम। आप जैसे जैसे पास जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस कितनी बार आधा हो गया? इनफाइनाइट बार। एक बार ऐसा होगा कि वो इन्फिनिट पे जो स्टेप होगी आपकी, वो स्टेप इसको क्या बना देगी? वैसे ही ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। हमें लग रहा है कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्जेब्रा बोलता है कि आपने कितनी बार ये करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। कितनी बार कर रहे हो? फाइनाइट बार। और एक्चुअली ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है? इनफाइनाइट। तो यहां आके लिमिट्स का रोल आया। अब जैसे ही लिमिट लगाई तो वो डिस्टेंस जीरो हो गया, और फिर जैसे ही जीरो हुआ आपने उसको ओवरटेक कर लिया। और ये प्रैक्टिकली बात सही भी होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा होगा, तभी तो हम गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। नहीं तो इस हिसाब से हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पार्ट ऑफ कैलकुलस एंड एल्जेब्रा। जिसने बोला कि अंतर क्या है, आप एल्जेब्रा पढ़ रहे हो तो आपने नया पार्ट नाम क्यों दे दिया कैलकुलस? आपने कहा कि हम एल्जेब्रा में लिमिट्स यूज नहीं करते हैं, और पूरे कैलकुलस में हम क्या यूज करते रहते हैं? लिमिट्स यूज करते हैं। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिमिट निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन इज अ लिमिट। हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं? लिमिट। मतलब हर चीज डिफरेंशियल, क्योंकि हमारा कैलकुलस दो पार्ट में बटा हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी हम लिमिट निकाल रहे हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस में भी हम क्या निकाल रहे हैं? तो जो सब कुछ डिफरेंस उन दोनों ने क्रिएट किया, लिमिट्स और एल्जेब्रा में ने, वो कौन था? कैलकुलस और एल्जेब्रा में डिफरेंशिएट किसने किया? लिमिट्स। समझ गए? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब एक कारण तो बहुत लिमिट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो पहला कारण तो सबसे ऑब्वियस रहता है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब अगर हम फिजिक्स आप देखते हो तो फिजिक्स में आप जब आपको किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? किसी इंस्टेंट पे कोई चेंज तो आ ही नहीं सकता। टाइम में कोई चेंज नहीं आया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? कि टाइम में कोई चेंज नहीं आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम इंस्टेंटेनियस फिर कैसे बोलते थे? हमें बोलते हैं कि वो चेंज कितना है? टेंडिंग टू जीरो चेंज है। जीरो चेंज नहीं है, टेंडिंग टू जीरो चेंज। और उस टेंडिंग टू जीरो चेंज में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना इज एक्चुअली व्हाट? फाइंडिंग द लिमिट। तो प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो लिमिट्स के बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अब फिजिक्स में और भी बहुत सारी जगह, अब इंटीग्रेशन में जैसे कई जगह फ्लक्स यूज निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज होगा, तो ऐसी कई जगह होगी जहां पे आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। एंड जिसका कैलकुलस में होल्ड बहुत स्ट्रांग होगा ना, वो फिजिक्स में कैलकुलस बहुत ज्यादा लगा पाता है आसानी से। मतलब यू विल फाइंड कि कई बहुत अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैलकुलस की मदद से बहुत आसान बनाए जा सकते अगर हमारा होल्ड कैलकुलस में अच्छा हो। तो लिमिट्स हम समझे, हम लिमिट्स का मतलब, नाम इंग्लिश वर्ड है, किसी चीज की लिमिट हो जाना। तो मैंने d की पावर d/2 की पावर n लिख दिया, तो मैंने क्या बोला? उसकी लिमिट हो गई, वो छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होता जा रहा है। किससे छोटा नहीं हो सकता? जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? जीरो। देखा जाए तो देयर इज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, है ना? पर सिंस हम जिस एग्जाम को टारगेट करते हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेफिनेशन को हम
यूजुअली डिस्कस नहीं करते। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स जिसमें हम एप्सिलॉन और डेल्टा का यूज करते हैं, है ना, तो उस डेफिनेशन पे हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो अभी हमारी जरूरत नहीं है। हम अब इस बात पे आते हैं कि हमें लिमिट किन की निकालनी है। तो ऑब्वियसली हम फंक्शंस जानते हैं, तो हम लिमिट्स किसकी निकालेंगे, फंक्शंस की लिमिट निकालेंगे। इनके लिमिट्स निकालना चाहेंगे फंक्शंस। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो हमें लिमिट्स कब इवैल्यूएट करने की जनरली जरूरत पड़ती है, जनरली कब जरूरत पड़ती है, जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि कोई टाइम फंक्शन है मेरे पास ऐसा t² - 9 अपॉन t - 3, ये एक टाइम फंक्शन है ना। इस टाइम फंक्शन t कोई टाइम है, इस टाइम फंक्शन की वैल्यू एट t = 3 कितनी होगी। तो ऑब्वियसली 3 पर तो इसकी वैल्यू कोई है ही नहीं, 3 पर तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि 9 - 9 0 और 3 - 3 0। 3 पर तो इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। पर मैं चाहता हूं कि 3 के जितना क्लोज जाया जा सके उतने क्लोज जाने पर इसकी वैल्यू कितनी। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा, और मैंने t - 3 से t - 3 को काट दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला t3 नहीं है। ये तभी कट सकता है जब t3 ना हो, तो मैंने बोला t3 नहीं है। तो मेरा ये जो फंक्शन आया वो t+3 आया। क्या आया? अब मैं इसमें 3 डाल देता हूं तो कितना आ गया ये 6। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू एट t = 3 6 नहीं आई है, इसकी वैल्यू t = 3 पे 6 नहीं आई है क्योंकि t = 3 पे तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। पर जैसे जैसे t 3 के पास जाता जाएगा, जितना पास वो 3 के चला जाए, जितना ज्यादा वो 3 के पास चला जाए, f(t) किसके पास जा रहा है? 6 के पास। बहुत क्लोज जाता जा रहा है, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। कितना क्लोज? जितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो 6 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी 6 नहीं होगी। तो हमें यह समझ में आया कि अगर मुझे इसकी वैल्यू 3 पे चाहिए तो मैं नहीं पता कर पा रहा, लेकिन मैंने कहा मैं 3 के क्लोज जा रहा हूं, इसकी वैल्यू किसके क्लोज जाती जा रही है? 6। एक्चुअली जो मैं क्लासिकल डेफिनेशन बोल रहा हूं ना वो यही है कि अगर मैंने इसको ये बोला तो f(t) -6 में जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन का है, और x और 3 में जो गैप है, t और 3 में, हमने यहां t लिया है, तो t और 3 में जो गैप है वो से कोई डेल का है। तो जितना ये गैप, जितना डेल छोटा होता जाएगा, जितना t3 के पास जाएगा, ये डेल उतना छोटा होता जाएगा, उतना ही f(t) किसके पास जाता जाएगा? 6। पर ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो f(t) 6 हो गया, जब x कितना है, t कितना है, 3। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमेशा ये कुछ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज, नॉन जीरो फाइनाइट। हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, नॉन जीरो। किस रेंज की हो सकती है? 10⁻⁻⁶ रेंज की हो सकती है, हाँ। और छोटी हो सकती है, 10⁻⁻⁶ करोड़ हो सकती है, हाँ। हम तो जितना इसको छोटा करते जाएंगे ये उतना छोटा होता जाएगा। मतलब जितना t3 के पास जाएगा उतना f(t) 6 के पास जाएगा। तो ये सिंस हमारे एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन जो होती है ना, ये सिलेबस की नहीं है, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा नॉलेज इस तरह से होना चाहिए लिमिट्स का, ठीक है। सो अब बात आ रही है कि हम लिमिट्स किसकी निकालेंगे, तो मैंने कहा फंक्शंस की निकालेंगे। कब निकालेंगे? तो हमें यह पता करना है, हमें यह पता करना है कि इस इंस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस इंस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वो इंस्टेंस जैसे टाइम 3 = t = 3 सेकेंड पे किसी की वेलोसिटी निकालनी थी, पर 3 डाल नहीं पाए, 3 डाल नहीं पाए क्योंकि 3 डालने पर न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा था। What is 0/0? It can be any number. It is not exact 0.
ध्यान रखना, लिमिट में अगर ऊपर एग्जैक्ट जीरो है और नीचे भी एग्जैक्ट जीरो है तो ऐसी कोई क्वांटिटी मैथ्स में होती ही नहीं। अगर ऊपर एग्जैक्ट जीरो है और नीचे एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो ये जीरो ही होता है। जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो बाय नॉन जीरो क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। तो इसलिए ये दोनों जीरो सिर्फ दिखाने के जीरो है, लिखने के। क्या मतलब हुआ कि हमारी जो वैल्यू है वो जीरो के पास जाती जा रही है। हमारी वैल्यू जीरो के पास जा रही है। कितनी पास जा रही है? तो ये वैल्यू कहां जाने की कोशिश करी? तो देखना, हमें लगता है क्या ये 1 हो सकती है? हां बिल्कुल। कैसे? ये जीरो के पास है, इतना पास है, और ये जीरो के कितना पास है? इतना ही पास है। ये बहुत छोटा है, हां तो ये भी बहुत छोटा है ना, 1 आ गया। हमें लगता है कि ये जीरो होते तो कभी भी आंसर आता ही नहीं। ये जीरो नहीं है, ये टेंडिंग टू जीरो। तो हमारी कुछ जो वैल्यूज हैं जिनके कारण हमें लिमिट से इवैल्यूएट करनी है, उसमें एक है 0/0, जो सबसे कॉमन फॉर्म है लिमिट्स निकालने का, 0/0। अब दूसरा कॉमन फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स अ सिंबल। क्या है ये? एक सिंबल। क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं? नहीं, सिंबल है। नंबर ऑफ होल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ रियल नंबर्स कितने हैं? कौन से ज्यादा हैं? रियल नंबर ज्यादा है। रियल नंबर्स ज्यादा डेंस होते हैं एज कंपेयर टू होल नंबर्स। तो देखो, रियल नंबर वाला इंफिनिटी बड़ा हुआ, होल नंबर वाला इंफिनिटी छोटा हुआ। तो इंफिनिटी भी एक, मतलब इंफिनिटी कितना बड़ा इंफिनिटी है हमें समझना पड़ता है। तो क्या ये 1 हो सकता है? हाँ, ऊपर भी नंबर ऑफ होल नंबर्स है, नीचे भी नंबर ऑफ होल नंबर्स बराबर हैं। जितने ऊपर होल नंबर्स उतने ही नीचे। ऊपर लिखे हैं नंबर ऑफ रियल नंबर्स, नीचे लिखे नंबर ऑफ होल नंबर्स। तो ऊपर वाला इंफिनिटी बड़ा हुआ, कितने टाइम्स बड़ा हुआ? इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा हो गया। मतलब ऊपर वाला इंफिनिटी कौन है? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है, और नीचे वाला इंफिनिटी सिर्फ इंफिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आंसर इंफिनिटी आ गया, क्योंकि ऊपर वाला इतना ज्यादा बड़ा है कि नीचे वाला उससे कंपेयर हो ही नहीं रहा। फिर ऊपर वाला छोटा इंफिनिटी, नीचे वाला बड़ा इंफिनिटी, मतलब ऊपर वाले की जो डेंस है, जो जितनी डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर उसके कंपैरिजन में छोटा है। तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। ये वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। तो जब तक हम ये नहीं, जैसे सिर्फ ये लिखने से कुछ थोड़ी होगा, ये लिखना थोड़ी सही है ना। ये तो हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें और कोई तरीका नहीं आता लिखने का उसको, तो हमने दोनों को सेम लिख दिया। नहीं तो मैं ∞1 और ∞2 लिखना चाहिए ना मुझे, देखा जाए तो ये ∞1 है और ये ∞2 है। तो बेसिकली हम लिमिट्स उन फंक्शन की इवैल्यूएट उन पॉइंट्स पे करेंगे जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म की हो। इनडिटरमिनेंट मतलब जिसको डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा। 0/0 का फॉर्म, कि जैसे मैंने कोई वैल्यू डाली तो ऊपर वाला भी 0 के पास जा रहा है, नीचे वाला भी 0 के पास जा रहा है। लेकिन हो सकता है ऊपर वाला 0 के पास ज्यादा तेजी से जा रहा है एज कंपेयर टू नीचे वाला। ऊपर वाला 0 के पास ज्यादा तेजी से जा रहा है, नीचे वाला 0 के पास धीरे धीरे जा रहा है। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 10 की पावर -10 रखी, तो ऊपर वाला हो गया 10 की पावर -10 करोड़, और नीचे वाला सिर्फ हुआ 10 की पावर -10। तो ऊपर वाली बहुत छोटी क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी उतनी छोटी नहीं है। तो ये पूरा रेशो 0 के पास जा रहा है। समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तो जो लिमिट्स है हम उनकी इवैल्यूएट कर रहे हैं जो 0 को टेंड कर रही है वैल्यूज, या फिर किसको टेंड कर रही है? इनफिनिटी, है ना। उसमें हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो हमारा एक फॉर्म हो गया 0/0। फिर से ये एग्जैक्ट 0 नहीं लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? ये टेंडिंग टू 0।
इसी तरह से एक लिखा होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या लिखा होगा? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं। जल्दी बोलो, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। दिस आर सेकेंड इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या है तीसरा? क्या है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? कितना है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? -5 से लेकर सारे होल इंटीजर्स और 0 से लेकर सारे इंटीजर्स, दोनों को माइनस कर दो, कितने मिले? 5। दोनों इनफाइनाइट थे, लेकिन इसमें 5 ज्यादा थे, तो हम बोल सकते हैं कि कितना आया? 5। तो फिर से हम ये सिंबल के बेसिस पे थोड़ी बोल सकते कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है, जब तक हमें ना पता हो कि वो कितने बड़े हैं। तो हम लिमिट इवैल्यूएट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले केस में भी करेंगे कि कोई वैल्यू अगर मैंने वैल्यू पुट करी तो वो क्वांटिटी भी इन्फिनिटी जा रही है और ये क्वांटिटी भी इन्फिनिटी जा रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कहां जा रहा है ये ढूंढना है। इन दोनों का डिफरेंस जब हमने वो वैल्यू पुट करी है तो कहां जाने की कोशिश कर रहा है, कितना क्लोज किसी नंबर के जा सकता है। 3 ही होगा। और क्या हो सकता है? 0 इंटू इन्फिनिटी। देखा जाए तो ये चारों एक जैसे ही हैं, चारों एक जैसे ही हैं, पर हम चारों का भी एक जैसा, मैं बता दूंगा कि चारों एक ही हैं। मैं इस तरह समझा दूंगा कि चारों फॉर्म एक जैसे हैं। ये बोल रहा है मैं तो 0 के पास जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं तो इन्फिनिटी के पास जाऊंगा। कौन जीतेगा? नहीं पता। नहीं, ये हो सकता है बहुत तेजी से इन्फिनिटी के पास जा रहा हो और ये 0 के पास बहुत धीरे धीरे से जा रहा है। मतलब मैंने जो x है, जो इनपुट देना था इसमें, वो इनपुट थोड़ा सा चेंज किया तो तेजी से भागा इन्फिनिटी के पास, और ये 0 के पास बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो कौन जीतेगा? इन्फिनिटी जीतेगा। ये बहुत तेजी से 0 के पास जा रहा है और ये इन्फिनिटी के पास बहुत धीरे 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 जा रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके पास जाने की कोशिश करेगा? 0 के पास। तो हमें ये पता कब करे? ये पता थोड़ी चल पा रहा है। इसको देख के तुमको बता दिया कि 0 इंटू इन्फिनिटी कितना हो रहा है, बताओ। नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं और एग्जैक्ट इन्फिनिटी। अब हमारा कहना है ये चारों के चारों फॉर्म्स हमारे क्या हैं? सेम फॉर्म्स। ये चारों फॉर्म्स हमारे क्या हैं? सेम। जैसे कैसे? बहुत सिंपल है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज एक्चुअली वी कैन से 0 by 0. You can write this infinity as 1 by 0, and you can write this infinity also as 0 1 by 0. ये 0 ऊपर चला गया तो 0 by 0. So actually we can always write infinity by infinity as 0 by 0. जैसे हमने कहा f of x upon g of x, और x की किसी वैल्यू पे ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको ऐसा लिख दो 1 by g of x upon 1 by f of x. ये कहां जा रहा था? 0 की तरफ। नहीं, ये कहां? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये कहां जाएगा? 0 की तरफ। ये भी कहां जाएगा? तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कौन बन गया? 0 by 0. हम बोल सकते हैं एक्चुअली 0 by 0 को क्या बना दिया हमने? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये भी ऐसे ही 0 को 1 by इन्फिनिटी लिख दो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसको क्या लिख दिया? 1 by इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। इस इन्फिनिटी को 1 by 0 लिख दो, इस इन्फिनिटी को भी 1 by 0 लिख दो और एलसीएम ले लो। 1 minus 1 0। ये भी क्या बन गया? 0 by। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन दोनों क्लोज है ना 0 के बहुत। हमने यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये 0 की तरफ क्यों जा रहा होगा, क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर होगा। जैसे मान लो ये लिखा x² - 9 और ये लिखा x³ - 27। ये लिखा है x² - 9 और ये क्या लिखा है? x³ - 27। तो दोनों 3 डालने पर कहां टेंड कर रहे हैं? 0 को। तो हमने एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये फॉर्म इंटरलिंक्ड, इन चारों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये फॉर्म पहले फेज में हम जो देखते हैं वो इन 4 फॉर्म पे क्वेश्चंस देखते हैं। फिर दूसरा जो आता है, इसके अलावा जो और 3 फॉर्म्स है जिनको हम
इनडिटर्मिनेंट की कैटेगरी में लेते हैं वो कौन से हैं? तो वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। कौन से? लॉगरिथमिक। एक है 1 टू द पावर इंफिनिटी, द मोस्ट फेमस फॉर्म, फेमस इन द सेंस सबसे ज्यादा जेई के क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्म पर। कौन से फॉर्म पर? 1 टू द पावर इंफिनिटी। अगला है 0 टू द पावर 0 और एक और है इंफिनिटी टू द पावर 0। फिर से मैं तो इन तीनों को वापस इन्हीं फॉर्म में ला दूंगा। ये सब के सब, जैसे हम कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, है ना, और से सम एक्स की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? ए को। एफ ऑफ एक्स टू द जी ऑफ एक्स, जहां एक्स किसको टेंड कर रहा है? ए को। तो जब एक्स ए को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर रहा है? 1 को हमने बोला। और जब एक्स ए को टेंड कर रहा है तो किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को। तो ये बन गया 1 की पावर इंफिनिटी। सुनना, एक्स की एक्सटेंडिंग टू ए पर ये किसको टेंड कर रहा है? 1 को। और ये किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ई। कोई पूछे ई के ई क्या होता है, तो ये ई है, ये ई की डेफिनेशन है। तो हम ई देखते हैं ना 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ये उसकी डेफिनेशन है। इसी की वैल्यू ई आती है, इसी की वैल्यू ई आती है। देखो, जब एक 0 के पास जा रहा है तो ये 1 के पास जा रहा है, क्योंकि 1 + 0 1, और जब एक 0 के पास जा रहा है तो 1/0 इंफिनिटी के पास जा रहा है। समझे? तो ये वैल्यू कहां जाने की कोशिश कर रही है? अब स्टूडेंट्स को ये समझना कि इंफिनिटी क्यों नहीं, जैसे कई बार क्या लगता है सर 1 की तो कोई भी पावर करो 1 ही आएगी, 1 की कोई भी पावर कर लो क्या आएगी? 1 ही आएगी। पर फिर से ये, और ये एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं। अब बात क्या आती है देखना, इसमें फिर अगर कोई पूछे कि फिर 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, तो कुछ लोगों का सोचना ऐसा रहता है कि सर जब 1 से थोड़ा सा छोटा होगा ये 1, तो 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 हो जाता है, और जब 1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। मतलब जब लेफ्ट में बात कर रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, और राइट में बात कर रहे हैं तो इंफिनिटी हो रहा है। ये कारण बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता, लिमिट कहती है जो लेफ्ट में वैल्यू आ रही है वही राइट में आनी चाहिए, तब जाके तो लिमिट निकल, लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है वही राइट में आएगी। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिमिट में जो लेफ्ट हैंड की तरफ लिमिट आती है वही राइट हैंड की तरफ आनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो अगर ऐसा होता कि लेफ्ट में 0 जा रहा है और राइट में ये इंफिनिटी जा रहा है, लेफ्ट में ये 0 जा रहा है और राइट में ये इंफिनिटी जा रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, 0.9 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? 0। 0.9 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? 0। इट इज एज गुड। 1.1 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर होगा। यह सही है, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि एक नंबर है ऐसा, वन प्लस 10 की पावर -10 की पावर 10 की पावर 10, ठीक है, ये बहुत बड़ा है और ये 1 के बहुत पास है। ये बोलेगा नहीं मैं तो और बड़ा हो गया, ये लड़ता है, बोलता मैं और छोटा हो गया, क्योंकि दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ये भी एक्स पे डिपेंडेंट था और ये भी एक्स पे डिपेंडेंट था। तो जैसे ही मैंने एक्स को बदला, ये बोला मैं तो और बड़ा हो गया, तो इसने क्या बोला? मैं और छोटा हो गया। तो बोलेगा नहीं मैं और बड़ा हो गया, तो बोलेगा मैं और छोटा हो गया। तो एनीथिंग टू द पावर इंफिनिटी, एनीथिंग टू ग्रेटर देन 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी कब होता है? जब वो फिक्स नंबर हो। जैसे मैंने बोला 1 प्लस 10 की पावर -10,000 की पावर इंफिनिटी कितना आएगा? इंफिनिटी। क्यों?
क्योंकि ये फिक्स कर दिया मैंने। पर हो क्या रहा है, जैसे ही मैं x में थोड़ा सा चेंज लाता हूं ये बढ़ता है लेकिन ये कम होता है। तो वो एक जाके दोनों में एक समझौता होता है कि यहां आके रुक जाएंगे और उसकी लिमिट, ये बोलता है मैं तो बढ़ता जाऊंगा, तो ये कम नहीं है ना, ठीक है, बोलेगा मैं कम होता जाऊंगा, मैं 1 के पास जाऊंगा, तो उसको जाना इन्फिनिटी के पास, जा मैं 1 के पास जाऊंगा। इस कारण से ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में काउंट होता है। अगर कारण ये होता कि एक तरफ 0 होता और एक तरफ इन्फिनिटी होता तो लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये इनडिटरमिनेंट होने का कारण क्या है इसका, कि जब हम चेंज कर रहे हैं तो बेस जो है वो भी चेंज हो रही है और पावर भी चेंज। इसी को बोलते हैं, जो उससे लिमिट निकालेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। मतलब एक पॉइंट पे आने के बाद, जैसे जब हम बोलते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/x एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, तो जैसे मैंने x को पावर -10 डाला तो ये 10 की पावर 10 हो गया। जब इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो आप देखेंगे 2.71 समथिंग आ जाएगा। इसको जब एक्सपांड करूंगा बाइनोमियल से तो कितना आ जाएगा, 2.71 आ जाएगा। और क्लोज जाना है तो इसमें 3 0 और लगा दो तो इसमें 3 और बढ़ाएंगे, वो 2.71 के बाद और 25 डिजिट तक सही आ जाएगा। और 50,000 जीरो लगा दो और क्लोज होता जाएगा। और वो जो वैल्यू क्लोज 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 होती जाती है उसी का नाम हमने ई रख दिया। व्हाट इज ई? 1 प्लस एक्स की पावर 1/x की लिमिटिंग वैल्यू व्हेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। कौन है ई? 1 प्लस 1/x की पावर x भी ले सकते हो। इस बार लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। अरे x को 1/x मान लिया, एक ही बात है। तो 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेंट क्यों है? ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं स्टूडेंट के लिए दिमाग में। उनको बहुत, कई को लगता है 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही होना चाहिए क्योंकि 1 × 1 × 1 तो 1 ही होता है, कुछ भी कर लो, कितने भी 1 मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो 1 है ही नहीं। अरे 1 होता तो फिर मतलब ही नहीं था। अगर वो एग्जैक्ट 1 होता तो 1 होता, पर वो 1 के पास है। कितना पास है? जितना पास जा सकता है। और जो इंफिनिटी है ऊपर वो भी इंफिनिटी नहीं है, वो इंफिनिटी के पास जाते जा रहा है। समझ गए? इसलिए 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेंट है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों है। तो हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेंट। हम जानते हैं f of x की पावर g of x is actually e की पावर g of x log f of x। आई होप log की ये प्रॉपर्टी सबको पता है। हम जानते हैं log में कि अगर हम x को e की पावर log x लिख लेते हैं, e की पावर log x x होता है, तो f of x की पावर g of x को क्या लिखा जा सकता है? e की पावर log f of x की पावर g of x, और इस g of x को आगे ले आए तो हम कहते हैं f of x की पावर g of x को क्या लिखा जा सकता है? e की पावर g of x log f of x। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अब ये किसकी तरफ जा रहा था? 1 की तरफ। ये जा रहा था 1 की तरफ, तो log 1 किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। ये किसकी तरफ जा रहा था? तो ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म वापस आ गया ना। तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटी इंटू 0, और हमारा इन्फिनिटी इंटू 0 कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट। तो ये एक्चुअली कौन लिखा हुआ है? इनडिटरमिनेंट ही लिखा हुआ है। तो 1 की पावर इंफिनिटी इज एक्चुअली व्हाट? 0 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 टू द पावर इंफिनिटी इज एक्चुअली 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। फिर 0 टू द पावर 0, इसको लिखा e की पावर, ये लिखा, इसको भी तो ऐसे ही लिखेंगे। g जा रहा है 0 की तरफ और f भी जा रहा है 0 की तरफ। log 0 की तरफ माइनस इंफिनिटी, log 0 कहां जाता है? 0 पर log कहां जाता है? माइनस इंफिनिटी। log के ग्राफ ध्यान से समझो, ये हमारा log का ग्राफ है। तो जैसे जैसे मैं x के पास जाता हूं log माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली बेस अगर 1 से बड़ी है तो ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? माइनस इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी, फाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ। और ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? 0। तो फिर 0 इंटू इंफिनिटी होगी।
मतलब ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ये भी 0 इंटू, ये आया इन्फिनिटी की पावर 0, तो ये जा रहा है 0 की तरफ। इन्फिनिटी पे लॉग कहाँ जाता है? इन्फिनिटी। देखो जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो लॉग कहाँ जाने की कोशिश करता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी, ये 0, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी। तो एक्चुअली में ये तीनों जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो है कौन? 0 इंटू इन्फिनिटी ही है। पर आप हर बार इनको ये लाके थोड़ी को सॉल्व करना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने आप में क्या है? इनडिटर्मिनेंट। हम इन 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स पे बात करते हैं बेसिकली, जो हमें सिलेबस में है ना। तो इन 7 जब हमारे कोई फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे इनमें से किसी को टेंड करती हुई दिखेगी, तो हमें उनको लिमिट्स की कोई मेथड से सिंप्लीफाई करके उनकी लिमिटिंग वैल्यू ढूंढनी होगी। हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे x उसके पास जा रहा है नंबर के, ये फंक्शन किसके पास जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ गड़बड़ियां भी होती है। जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी किसी बड़े नंबर की पावर और बड़ी कर दो, कितना होता है? तो कई बार हमें समझ में आता है कि ये तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म पता नहीं, तो इंडिटरमिनेंट है ही नहीं। क्यों? ये तो इन्फिनिटी है। किसी इनफाइनाइट बहुत बड़े नंबर की पावर में और बहुत बड़ा लगा दो, तो सोचना थोड़ी वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट नहीं है। इन्फिनिटी बाय 0 इन्फिनिटी, और इतने बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो और बड़ा हो गया। इनफाइनाइट को बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? बहुत बड़ा नंबर। क्या आएगा? ये भी इंडिटरमिनेंट नहीं है। 0 बाय इन्फिनिटी, किसी बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, बहुत छोटा ही आएगा, तो ये कहां जाएगा? 0 के पास। तो ये वाले फॉर्म इंडिटरमिनेंट नहीं है, ये वाले फॉर्म इंडिटरमिनेंट नहीं है। एक्सपोनेंशियल में कौन कौन है? इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। समझ गए? क्या 2 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट? कहीं 2 की पावर इन्फिनिटी आ गया तो इंडिटरमिनेंट होगा? नहीं, इन्फिनिटी है। तो ठीक है, इन्फिनिटी, क्योंकि बेस 2 के पास जा रही है और पावर इन्फिनिटी के पास, तो ये क्वांटिटी कहां टेंड करेगी? इनफाइनाइट को। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? इनफाइनाइट बार। तो ये क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी। तो ये अगर केसेस आ जाएं तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी है, तो आंसर ही आ गए। अगर कोई फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इनके पास जा रही है तो ये तो अच्छी बात है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर ही आ गए। उनको सीधे ये आया तो 0 लिखना है, नहीं ये आया तो इन्फिनिटी लिखना है, ये आया तो इन्फिनिटी लिखना है, ये आना है तो 0 लिखना है। समझ गए ना? तो हम लिमिट एवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। और कौन कौन से थे हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 टू द पावर 0। इन 7 केसेस, ये 7 केसेस अराइज होंगे। इनके लिए हमें लिमिट्स इवैल्यूएट करनी पड़ेगी एंड वी विल बी हैविंग सम मेथड्स टू सॉल्व देम। बट कैलकुलस पढ़ने के लिए बहुत बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है प्री कैलकुलस अलजेब्रा। सीरीज सीक्वेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, हमें थोड़ा सीरीज सीक्वेंसेस पता होना चाहिए, हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आना चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्यों? कैलकुलस सॉल्व करने के लिए। आप पाओगे हर तीसरा क्वेश्चन, मैं कम बोल रहा हूं, हो सकता है हर दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हो, लॉग। तो आई होप, मैं मान के चल रहा हूं कि हम इन सब चीजों में परफेक्ट है, हमें इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। प्री कैलकुलस अलजेब्रा आप जब भी, जैसे हम जेई की बुक्स देखेंगे तो उसमें जनरली उन्होंने अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक लिए तो फंक्शन से शुरू कर दिया है। पर जब आप फॉरेन ऑथर्स की बुक देखते हैं ना, तो आप पाएंगे उसमें उनकी बुक में, हर बुक में पहले क्या लिखा रहता है? प्री कैलकुलस अलजेब्रा, है ना, कि आपकी
के पहले, उसको पढ़ने के पहले रिक्वायरमेंट क्या है ना, कि आपको जो भी कैलकुलस में पढ़ना है उसके लिए आपको क्या क्या पहले से आना चाहिए, है ना। कैलकुलस नाम से बुक भी बहुत कम लिखते हैं, वो कैलकुलस नहीं बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं रियल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? रियल एनालिसिस। कैलकुलस इज, मतलब कैलकुलस ज्यादातर हम यूज करते हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक में इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? रियल एनालिसिस, है ना। ऐसी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होता है, बट दैट इज नॉट आवर पार्ट। उस पर हम रियल बोला है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा ऑब्वियसली, नहीं तो रियल बोलते, एनालिसिस ही बोल देते ना। तो मजे की बात, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कैलकुलस को सॉल्व किया जाता है ना, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है ना। तो आप जब फॉरेन ऑथर्स की बुक देखेंगे तो आपको कैलकुलस के नाम पे क्या लिखा मिलेगा? रियल एनालिसिस। यस, बोलो। हाँ, तो हम वही तो क्वेश्चन में देखेंगे, हम यही देखेंगे कि वो लेफ्ट से कहां जा रहा है और राइट से कहां जा रहा है। यही अब हम डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लिमिट का एग्जिस्टेंस कब दे होगा, कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या बात जरूरी है ना। वो तो एक ही तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, अगर नेगेटिव इंफिनिटी होता तो नेगेटिव इंफिनिटी लिखते हैं हम उसकी जगह, मतलब दिस कैन बी नेगेटिव इंफिनिटी ऑल्सो, है ना। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना, कि लिमिट कब किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। कोई फंक्शन अगर हमें दिया है तो उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, उसको, उस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी है। तो अगर हमने बोला कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी लिमिट निकालनी है जब एक्स किसके पास जा रहा है? ए के पास। जब ए के पास जा रहा है, तो मैं आपको ग्राफिकली एक बात समझाता हूं। मैं इसकी बात करता हूं, मैंने फंक्शन लिया, जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। क्या हम ये प्लॉट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। कैसे? x माइनस 3 से x माइनस 3 को काट दो, बोलते हुए कि x3 नहीं, तो क्या बचा? x प्लस 3। इस एक्सिस पे x है और इस एक्सिस पे f ऑफ x है, तो y इक्वल्स टू x प्लस 3 आ गई। ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू x प्लस 3 मतलब y इंटरसेप्ट 3 और स्लोप 1 है, तो वो ऐसी कुछ बनी। इसका ग्राफ ऐसा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि 3 पे कुछ नहीं देगा, 3 के अलावा तो हमेशा x प्लस 3 देगा। 3 के अलावा ये हमेशा कौन है? x प्लस 3। 3 पे क्या है? कुछ भी नहीं। 3 पे ये कुछ भी नहीं। तो हम अगर चाहें कि ये 3, अगर मैं इसमें x3 डालना ही है मुझे, तो ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? जैसे जैसे मैं 3 के पास जाता जाऊंगा, ये कहां जाने की कोशिश कर रहा है? तो हम पहले देखेंगे वो लेफ्ट साइड से जाएंगे उसके पास। कहां से जाएंगे? 3 के जस्ट पहले से 2.9, फिर क्या रखेंगे? 2.99, फिर क्या रखेंगे? 2.999999999999। तो 3 प्लस x था, तो 5.9999999999। तो किसके पास जाने की? 6। फिर राइट से जाते हैं, 3 के राइट से 3.0000 6.001 और गए, तो पता चला कि वो किसकी कोशिश कर रहा है? 6 के। किसके पास? 6 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझ गए कि लेफ्ट से भी वो 6 से पास जाने की कोशिश कर रहा है और राइट से भी वो 6 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों बराबर सेम जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट से भी 3 6 के पास जाने की कोशिश कर रहा है और राइट से भी वो 6 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने वहां पे जो क्लासिकल डेफिनेशन लिखी थी वो मॉड लगाया था। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल हो या एल माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू एक, दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 0 के पास जाता जाए, वो क्लोज होता जाए। तो ये लेफ्ट से भी 6 के पास जा रहा है और
राइट से भी 6 के पास जा रहा है, मतलब इसकी एट x इक्वल्स टू 3 लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। अगर यहां से जाने पर, अब मैं कोई दूसरा ग्राफ बनाता हूं, मान लो मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? ए पर नहीं कर, अच्छा यहां पर कर रही है क्या? हाँ, यहां पर तो यहां से भी जो आ रही है वही यहां से भी आ रही है। यहां पर बात करें तो ए के लेफ्ट से आ रहा हूं तो वो ये देने की कोशिश कर रहा है कुछ बी, और ए के अगर राइट से आ रहा हूं तो कुछ सी देने की कोशिश कर रहा है, और बी और सी बराबर नहीं है। मैं कहूंगा इस फंक्शन की जो ये ग्राफ से बन रहा है उसकी लिमिट एट x इक्वल्स टू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि उस फंक्शन की उस पॉइंट के लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है वही उस पॉइंट के राइट से भी आए। लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, LHL और RH। तो देखना ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x एग्जिस्ट करे, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x टेंड्स टू ए f ऑफ x एग्जिस्ट करे, तो मैं कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव। क्या मतलब? वो ए नेगेटिव को a से जस्ट छोटा, a से जस्ट छोटे पे इसकी वैल्यू a से जस्ट बड़े पर इसकी वैल्यू के क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये जस्ट का मतलब क्या हुआ? इतना क्लोज कि उनके बीच की गैप टेंडिंग टू 0। तो ऐसा लिखने की जगह हम a से जस्ट छोटे नंबर को a माइनस एच लिख देता हूं। a से कोई छोटा नंबर लिखना हो तो मैं a माइनस एच लिख देता हूं। नहीं, h नेगेटिव हो गया तो a से बड़ा हो गया, तो बोलना पड़ता है h एक पॉजिटिव नंबर है। a से कोई छोटा नंबर लिखना चाहते हो तो क्या लिख दो? a माइनस एच। क्या लिख दो? a माइनस एच। और h को क्या बोल दो? एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत छोटा। h एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन बहुत 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 छोटा। बहुत छोटा मतलब कितना? इट इज एज गुड एज 0 बट नॉट 0। तो इसको ऐसा लिखकर हम सॉल्व नहीं कर पाते ना, क्योंकि ये क्या है? ये क्या लिखा है? तो इसलिए हम इसको सही तरीके से लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। इसकी वैल्यू a के जस्ट लेफ्ट में, तो a का जस्ट लेफ्ट कौन मान लिया हमने? a माइनस एच। और जस्ट कैसे बोला? ये लिखा। ये लिखा नहीं होता तो ये जस्ट है क्या? h तो 50 करोड़ रख दो, तो जस्ट कैसे हुआ? उसका तो बहुत दूर हो गया। पर h कितना है? 0। और a का जस्ट राइट लिखना हो तो f ऑफ a प्लस एच। तो ये आ गई फंक्शन की 0 राइट में वैल्यू, और ये आ गई फंक्शन की a के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू। तो अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस होना है तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्या लिखे? सबसे पहले हम लिखेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स है ना। मैंने अभी लिमिट की वो क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लिखवाई, मैंने आपको ये बता दिया कि हम लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हमने ये देख लिया कि लिमिट्स क्या, किस चीज ने एलजेब्रा कैलकुलस को अलग बनाया, है ना। फिर हम किन किन की लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। लाइक राइट डाउन इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। क्या होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म? एक तो 0 बाय 0, देन बोलते जाइए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर 0 इंटू इंफिनिटी, फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी, फिर हाँ, तो लिखते जाइए 0 बाय 0, ये पहला इनडिटरमिनेंट फॉर्म था। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 to the power 0 and infinity to the power 0. These are your 7 indeterminate forms. इसमें लिख देना where all are tending values. None of them is exact. This 0 is not exact. This 1 is not exact. This 0 is not exact. These are all tending values. So these are 7 indeterminate forms.
है ना। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। मैं आपको ये नहीं लिखवा रहा हूं कि लिमिट कहाँ यूज में, हम फिजिक्स में कई ढेर सारी जगह पर उसका यूज करते हैं। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं। हम इंटीग्रेशन कर, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन करना क्यों लिमिट है, इंटीग्रेशन करना क्यों लिमिट है, ये सारा सब जो कैलकुलस है वो है ही कौन, लिमिट। और किसकी, फंक्शन की। समझ गए। सो लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिखिए। A function f of x, a function f of x is said to have limit, is said to have limit at x equals to a. A function is said to have limit at x equals to a if limit extends to a negative f of x, if limit extends to a negative, if limit extends to a negative f of x is equals to limit extends to a positive f of x. Limit extends to a negative f of x is equals to limit extends to a positive f of x. और मैंने बोला ना, ये सिर्फ समझने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए थोड़ी, क्योंकि ए नेगेटिव को डालते हैं क्या, तो हमें वो हमने सिंबल बनाया है क्या बनाने के लिए, कि ए से जस्ट छोटा। पर मैथ्स में हम ये बोल रहे हैं, वर्ड्स में बोल रहे हैं, लिखने के लिए तो कुछ इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जहां h कोई पॉजिटिव नंबर है। तभी तो ये लेफ्ट हुआ ना, नहीं तो ये राइट हो जाता। a में से कुछ माइनस किया तो a से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, पता थोड़ी। क्या माइनस किया बताना पड़ेगा ना पहले, कि पॉजिटिव माइनस किया, या जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि किसी नंबर में से कुछ माइनस करो तो क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो हम तुरंत बोलते छोटा हो जाता है। अरे ये तो बताओ माइनस क्या किया, 0 माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, पॉजिटिव माइनस किया तो छोटा हो गया, नेगेटिव माइनस किया तो बड़ा हो गया। इसलिए क्या होता है, इन छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि a माइनस एच लेफ्ट कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव नंबर, और a प्लस एच राइट कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव। दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। एनी डाउट, बोलो जल्दी से, कुछ पूछना है तो ग्राफिकली भी हम बोल देते हैं। ग्राफिकली भी अगर हम बोल रहे हैं कि जो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है। और कितनी है, मान लेते हैं ये वैल्यू b थी कुछ, ये वैल्यू कितनी थी b। इस फंक्शन की a पर लिमिट, a पर वैल्यू है क्या, नहीं, a पर लिमिट है क्या, हाँ, कितनी है b। मतलब फंक्शन b नहीं हो सकता कभी, पर b के क्या जा रहा है, पास जाता जा रहा है। जितना पास में a के जाता जाऊंगा x में, उतना ही पास फंक्शन b के जाता जाएगा। b नहीं हो रहा, b के पास जाता जा रहा है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, ऑफ लिमिट। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अभी शुरुआत में तो हम पता है, अभी तो हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। और हर क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये चेक कर पाए। हम हर क्वेश्चन में चेक लगाएं कि लेफ्ट राइट के बराबर है। हमें पता चल जाएगा कि वो बराबर हैं, पर कितने किसके बराबर ये निकालना पड़ता है। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले ही पता चल जाएगा कि वो बराबर है।
बस ये पता करना रहता है कि किसके बराबर है। अभी शुरू में हम किन क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि लेफ्ट और राइट बराबर है या नहीं है, ये भी नहीं पता अभी तो, है ना। और उसके लिए हमें किन फंक्शंस के बारे में सोचना चाहिए, जिनके बारे में हमें पता है, जिनको जो कुछ बेसिक इनिशियल फंक्शंस हमें पता होने चाहिए, जो हम फंक्शंस में डिस्कस कर लेते हैं। कौन से? हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी जानकारी, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पूरी जानकारी। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं, हम एल्जेब्रिक फंक्शन, हम एक्सपोनेंशियल के बारे में जानते हैं, हम लॉगरिथमिक के बारे में जानते हैं। कुछ फंक्शंस जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे बदल जाते हैं। 5 के पहले कुछ और होता है और 5 के बाद कुछ और होता है। 5 के पहले कुछ और होता है और 5 के बाद कुछ और होता है। 4.999999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है और 5 का 5 हो जाता है। 4.9999 लगाते जाओ, जितने 9 लगाना उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 ही आएगा, लेकिन जैसी 5 हुआ वो 5 हो जाता है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बाय x कितना होता है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये लिमिट कितनी है, तो अगर मैंने 0 डालने की कोशिश करी तो ये 0 के पास जा रहा है और ये भी किसके पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। हम आगे जाके एक लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, तो हम बोलते हैं ये 1 है। ये कितनी होती है, 1। तो यहां भी स्टूडेंट आंसर 1 दे देते हैं। वो बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 तो sin x बाय x 1 हो गया और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। गड़बड़ है, लिमिट निकाल के ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट निकालनी है। जैसे अगर क्वेश्चन ये होता ये कितना था, 1, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट 1 है, एग्जैक्ट 1 है और एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। ये क्या बोल रहा है, पहले लिमिट निकालो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लो। वो बोल रहा है पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो फिर उसकी मतलब। तो देखना, तो हमें इसकी लेफ्ट राइट चेक करनी पड़ेगी। हमें चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट में कहां जा रहा है और राइट में कहां जा रहा है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि लेफ्ट में कहां जाने की कोशिश कर रहा है और राइट में कहां जाने की कोशिश कर रहा है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया और x का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। जब मैं 0 के पास गया, से मैंने 10 की पावर -10 लिया, 10 की पावर -10 लिया मैंने। तो sin x ये क्या, x के ग्राफ से नीचे, तो ये छोटा है क्योंकि जो नीचे है वो तो छोटा है और ये बड़ा है। ये रेशो 1 से छोटा है, न्यूमरेटर वाला छोटा है, पॉजिटिव है लेकिन छोटा है, डिनोमिनेटर वाला बड़ा है। तो ये नंबर 0 से 1 के बीच में, और जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। जो भी नंबर 0 से 1 के बीच में होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। तो अगर मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली है तो वो 0 आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्यों आई? क्योंकि मैंने 0 का जैसे राइट देखा, ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है और 1 से छोटी। और जो नंबर 0 से 1 के बीच में होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट में sin x बड़ा है और x छोटा है, लेकिन नेगेटिव में x बड़ा है, नेगेटिव में x बड़ा है और sin x
छोटा है, तो फिर ये रेशियो 0 से 1 के बीच में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने x की जगह रखा -10 की पावर 10, -10 की पावर -10, और ऊपर रखा साइन ऑफ -10 की पावर -10, तो साइन ऑफ माइनस थीटा तो क्या होता है माइनस साइन, फिर कट गए, फिर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, फिर ये रेशियो 0 से 1 के बीच में आ गया, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो राइट लेफ्ट हैंड भी कितना आ रहा है 0, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है 0 के बराबर। मतलब जैसे जैसे 0 के पास जाते जाओगे ये पूरा एक्सप्रेशन किसके पास जाने की कोशिश कर रहा है 0 का फायदा ये। मान लो आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ रहा है, 0 पे बनाना है, तो 0 पे बनेगा नहीं, 0 के राइट में कहां बनाओगे, ठीक है 0 के राइट में कहां से जाता हुआ दिखेगा 0 से जाता हुआ दिखेगा। नहीं तो मैं बोलूं उसका ग्राफ बनाने की शुरुआत करो, आपने सोचा कि सबसे अच्छा 0 रखना है, रखने की कोशिश करी, रख ही नहीं पाए, क्योंकि 0 तो रख ही नहीं सकते, तो 0 तो डोमेन में ही नहीं है, तो 0 के राइट में देखना पड़ेगा, तो 0 के राइट में देखा तो वैल्यू क्या आ रही है 0। अच्छा ये कौन सा 0, पॉजिटिव 0 के नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0 मतलब ये 0 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब 0 के राइट में ये वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी है या 0 से जस्ट छोटी है, 0 से जस्ट बड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, 0 के पास है लेकिन पॉजिटिव, 0 के जस्ट राइट में 0 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेफ्ट में भी 0 के ऊपर, क्योंकि ये भी 0 के लेफ्ट में भी ये क्या था पॉजिटिव ही था, 0 के लेफ्ट में भी ये क्या था पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था, तो 0 के लेफ्ट में भी ये 0 से थोड़ा सा बड़ा। मतलब ग्राफ की कुछ शुरुआत करोगे ना तो यहां तो होल बनेगा ही बनेगा, और आपको पता होगा कि ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा और यहां से भी कुछ ऊपर जाएगा। अब कैसा जाएगा वो आगे की, वो अभी हमारा पॉइंट नहीं है, तो कैसा जाएगा वो अभी हम नहीं देख रहे, समझ गए एवरीवन? ठीक है, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस देखना पड़ रहा है हमें, पहले लिमिट का एग्जिस्टेंस देखना पड़ रहा है कि वो जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं उसके लेफ्ट में कैसा है, उसके राइट में कैसा है ना। तो राइट डाउन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। कंसिडर द फंक्शन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f of x equals to 2x minus 3 when x is greater than equal to 2 and 4 minus x square when x is less than 2. Find limit x tends to 2 f of x. Find limit x tends to 2 f of x. ये फाइंड करें। देखो फंक्शन 2 पीसेस में है, 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है और 2 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। 2 के राइट में फंक्शन कैसा है 2x माइनस 3 जैसा, और 2 के लेफ्ट में फंक्शन कैसा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालनी है 2 पर, तो हम बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h निकालना है। क्या निकालना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो x की जगह 2 माइनस h डालना है। इसमें डालना है या इसमें डालना है? नीचे वाले में। क्यों? 2 माइनस h 2 से छोटा नंबर है, तो 2 से छोटा नंबर इसमें डालना है, क्योंकि यही 2 से छोटे के लिए डिफाइंड है। बोलो अब क्या यहां पे सीधे 0 डाल दो? हाँ डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। लिमिट तब तक सब्स्टिट्यूट मत करना जब तक इनडिटरमिनेंट फॉर्म बना हुआ हो। 0 डालने पर क्या आ रहा है? 4 माइनस 4 0। क्या 0 इनडिटरमिनेंट है? नहीं। लिमिट कब पुट कर सकते हो? जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना हो।
नहीं तो तब तक सिंप्लीफाई करना पड़ता है जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हट जाए। ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो मैं सीधे लिमिट 0 डाल देता हूं। तो कितना आया 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। जल्दी बोलो, और आगे भी बताता हूं। फिर ये आया समझ में? अब राइट हैंड निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h इसमें मत रख देना गलती से। क्यों? क्योंकि ये तो 2 से छोटे के लिए डिफाइंड है, 2 से बड़े के लिए ये डिफाइंड है, यहां रख देते हैं। तो 2x के क्या डालना है 2 प्लस h। क्या लिमिट डाल दो? हाँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, 0 डाला तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये फंक्शन की ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और हम ग्राफिकली देखेंगे तो वो भी हमें दिख जाएगी। ये एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, 2 रखने पर आ रहा है 1, स्लोप है 2, तो ये लाइन ऐसी कुछ जा रही है। ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये पैराबोला है, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 4। पैराबोला है, डाउनवर्ड है क्योंकि माइनस लगा है, और वर्टेक्स है 0,4, मतलब ये पैराबोला ऐसा कुछ है। टू रखने पर कितना आएगा ये? जब x 2 रखा तो 0 आ जाएगा ना। और यहाँ होल है क्योंकि इंक्लूडेड नहीं। देख, जब 2 के लेफ्ट से आ रहा हूं तो मैं 0 के पास जा रहा हूं, और जब मैं 2 के राइट से आ रहा हूं तो मैं 1 के पास जा रहा हूं। इस पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि मैं 2 के लेफ्ट से आने पे मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, 2 के राइट से आने पे मैं 1 की तरफ जा रहा हूं। और लिमिट क्या कहती है? दोनों तरफ आने से एक ही तरफ आपको री अप्रोच करना चाहिए। अगर दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट सेम जगह अप्रोच ना करे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम चीज देखो, यहां पे 0 मिला है, अब यहां पर 1 ही मिला है। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अच्छा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पूछा है और इक्वल टू 2 रखा है तो 2 रख देते हैं। ध्यान रखना, लिमिट अलग चीज है और उस पॉइंट पे वैल्यू अलग चीज है। मैं पूछूं f ऑफ 2 कितना है तो सीधे बोल देना 1, क्योंकि 2 रख सकते हैं। हाँ, इक्वल टू लगा है तो 2 रखने पे कितना है 4 माइनस 3 1, तो f ऑफ 2 कितना है 1। लिमिट 2 पर कितनी है? एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो 2 पर वैल्यू और 2 पर वैल्यू अलग हो सकती है, तो 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है। और जब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब हम यही देखेंगे कि कंटिन्यूअस होने के लिए उस पॉइंट पे लिमिट भी और उस पॉइंट पे वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस। सही बात है, अगर 2 पर वैल्यू भी 1 है, 2 के लेफ्ट में भी वैल्यू 1 है और राइट में भी वैल्यू 1 है, तो इधर से आ रहे हो तो भी वहीं आ रहे हो, इधर से आ रहे हो तो भी वहीं आ रहे हो, और वहां पर भी वही है। ये डेफिनेशन बन गई कंटिन्यूटी। यही हम डेफिनेशन आगे जाके देखें कंटिन्यूटी की, और डिटेल में है वो। तो कंटिन्यूटी चेक करना भी क्या है? लिमिट चेक करना। तो सब कुछ क्या है कैलकुलस में? लिमिट्स। समझे, है ना? सो दिस इज बेसिक लिमिट्स। जो हमें बेसिक लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए कि हम लिमिट्स क्या है, इनिशियल लेवल पर उनको कैसे चेक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो फर्दर अब हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे, आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर हम मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट देखेंगे, जिस तरह जैसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं, है ना। तो क्या क्या मेथड्स होती हैं। अभी तो हमने सिंपल एलिमेंट्री लेवल पे क्या समझा है कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, कब करती है,
लेफ्ट साइड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, राइट साइड। हम लिमिट निकाल कर रहे हो, किन केसेस में लिमिट को इवैल्यूएट करना। आई होप इट्स वेरी क्लियर एवरीवन, थैंक यू। For complete series of lecture, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.